Good morning everyone. My name is Dhwani from class 10th D, and today here I am presenting my presentation, and the topic of my presentation is a new conservatism after 1815. तो जो रिवॉल्यूशन से पहले दो टाइप के लोग होते थे फ्रांस में, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स लोग। तो एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जो बाय बर्थ प्रिविलेज थे और जो रिच थे, और पीजेंट्स लोग वो थे मतलब जो एजुकेटेड नहीं थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होती है, फिर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन करती है। उसके बाद नेपोलियन आता है फ्रांस में, फिर वो अपनी फ्रांस में आके वो सारी पावर ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ रूलिंग क्लास एरिस्टोक्रेट्स की कुछ स्टेट्स होती है जो बाद में 1815 की वाटरलू की वॉर में नेपोलियन को हरा देती है। तो विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? लाइक लिबरल लोग जो थे उनकी सोच, क्या वो सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को हम कह देंगे लिबरलिज्म। उसी तरीके से कंजर्वेटिव लोग की आइडियोलॉजी क्या वो सोचते हैं उसको हम कह देंगे कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिव लोग ये सोचते थे कि पुराने के टाइम के जो रिवॉल्यूशन से पहले के उनके इंस्टीट्यूशन थे, जिस टाइप का सिस्टम था, सोसाइटी थी, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, मोनार्की रूल होना चाहिए, और जितने एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं उनको ही सारे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। मतलब वो पुराने ख्यालात के थे, पुरानी सोच ही सोचते थे। अब क्या जो कंजर्वेटिव लोग थे वो चेंज के अगेंस्ट थे? क्या वो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते थे? तो ऐसा नहीं था। वो दे रसीज चेंज, वो नहीं चाहते थे चेंज, बट ऐसा कोई चेंज जिससे उनको फ़ायदा हो रहा वो एक्सेप्ट करते थे। कि जैसे कि जब उनको ये समझ आया कि लाइक जब नेपोलियन आया था तो रिवॉल्यूशन के टाइम में जितने भी मॉडर्न चेंजेस होते हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट करा था। कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि प्री रिवॉल्यूशनरी डेज़ की मोनार्की वो नहीं चाहते थे, कि मतलब जैसे रिवॉल्यूशन से पहले जो मोनार्की थी, उससे पहले जो सोसाइटी थी, बिल्कुल वैसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर ऐसा कोई चेंज हो रहा है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे थे। कि जैसे नेपोलियन जब आया था तो उसने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर दिया था, वो न्यू वेपन्स ले आया था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा था। और उन्होंने सोचा कि अगर हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देंगे तो उससे हमें ही पैसा मिलेगा और उससे फिर हमें ही फ़ायदा होगा। अब क्या मोनार्की किस तरीके से जो मॉडर्नाइजेशन है वो मोनार्की को स्ट्रेंथन करता है? तो जब नेपोलियन आया था तो उसकी वजह से मॉडर्न आर्मी भी आ गई थी और ब्यूरोक्रेसी भी आ गई थी और डायनेमिक इकोनॉमी भी आ गई। तो अगर जो आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी अगर मोनार्की के अंडर में काम करेगी तो उससे मोनार्की पावर में आएगी। और ब्यूरोक्रेसी भी उनको अच्छी लगी थी और उन्होंने देखा कि इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ हमें चलने देना चाहिए, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। और जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था और जो सेल्फ डोम था उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो जो मोनार्की और कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर हमारे ऊपर कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई रूल करने वाला नहीं है, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, इससे हमारी पावर ही बढ़ेगी। तो उन्होंने इस चेंज को रहने दिया, उन्होंने कोई चेंज नहीं करा। उसके बाद जब कंजर्वेटिव लोग आ जाते हैं, नेपोलियन की जब नेपोलियन हार जाता है तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वेना साइन होती है, एक मीटिंग होती है वेना की। वेना जो है स्टेट वो ऑस्ट्रिया में है। तो ये जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो क्या कहते हैं ड्यूक मैट्रिच, उसने कहा कि तुम मेरे ही जो देश है उसमें तुम क्या कहते हैं मीटिंग कर रहे हो, तो यहाँ का जो इस मीटिंग का जो लीड करेगा वो मैं ही करूँगा। तो जो ड्यूक मैटरनिच था उसने ट्रीटी ऑफ वेना को होस्ट करा था। और बेसिकली इस ट्रीटी ऑफ वेना का जो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन इंटेंशन थी वो ये थी कि जो नेपोलियन के राज में जो नेपोलियन ने सारी मोनार्की को ख़त्म कर दिया था, तो वो लोग वापस से मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते थे और वो एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाना चाहते थे। अब ट्रीटी ऑफ वेना के बाद कौन कौन से चेंजेस आए थे? तो जैसे कि हर देश की अपनी अपनी बॉर्बन डायनेस्टी होती है। तो फ्रांस ने क्या करा था कि जब नेपोलियन आ गया था, नेपोलियन की जब फ्रांस में नेपोलियन का राज आ गया था तो उस टाइम पे इसने बॉर्बन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। तो ट्रीटी ऑफ वेना साइन होने के बाद वापस से बॉर्बन डायनेस्टी पावर में आ गई थी और जितनी भी नेपोलियन ने फ्रांस से उसकी मेन टेरिटरीज़ को छीन लिया था वो सारी टेरिटरीज़ भी फ्रांस को वापस मिल गई थी। और उन्होंने फ्रांस की बाउंड्रीज़ में कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेट्स लगा दी थी फ्रांस के एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए। अब जो बेलिगम था ना, ट्रीटी ऑफ वेना साइन होने के बाद जो बेलिगम था उसको नीदरलैंड में जोड़ दिया गया था। और जो प्रशिया था उसको कुछ न्यू टेरिटरीज़ और वेस्टर्न फ्रंट्रीज़ दे दी गई थी। और जो ऑस्ट्रिया था उसको क्या कहते हैं नॉर्थन इटली का जो है पार्ट दे दिया गया था। और जो रशिया था जिसने अपना क्या कहते हैं पोलैंड पार्ट जो खो दिया था नेपोलियन के राज में, तो उसका वो पार्ट दे दिया गया था। और जो प्रशिया था उसको उसका सैक्सोनी का पोर्शन भी दे दिया था।
अब द न्यू कंजर्वेटिव रैग्मी वीएस द सोसाइटी। तो जो कंजर्वेटिव लोग थे वही लोग थे जो 17 रिवॉल्यूशन से पहले जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे वही बाद में जाके कंजर्वेटिव लोग में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये चाहते थे कि इनके ऊपर कोई चैलेंज नहीं करे, मतलब ये अपनी पावर चाहते थे कि इनके अलावा कोई ना, ये ही लोग सिर्फ पावर में रहे, यही लोग सिर्फ जो है फ्रांस में, यूरोप में रूल करें। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जैसे कि कुछ करप्ट एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि न्यूज़पेपर छपाना, प्ले वगैरह होना, सॉन्ग्स वगैरह होना। तो इन्होंने कहा था कि इस पे कोई भी इस चीज़ से सब चीज़ तुम करो, बट इससे इनकी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी लॉ पे, प्लेज न्यूज़पेपर्स वगैरह पे कंट्रोल करने के लिए कि अगर तुम न्यूज़पेपर छाप रहे हो या फिर तुम प्लेज बना रहे हो, सॉन्ग्स बना रहे हो, तो इसमें तुम हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं करोगे, करना है तो हमारे फेवर में ही करना है। उसके बाद जैसे कि इसके बाद क्या हो कि कुछ लोग थे, अभी भी सब लोगों के अंदर जो फ्रीडम और लेबर की फीलिंग थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों के अंदर भी अभी भी लेबर और फ्रीडम की जो फीलिंग थी, तो उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से हमने नेपोलियन को हरा दिया था रिवॉल्यूशन ला के, लेबर फ्रीडम की फीलिंग ला के हमने रिवॉल्यूशन ला के नेपोलियन को हरा दिया था, उसी तरीके से हम आगे भी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं लेबर फ्रीडम की फीलिंग से। थैंक यू।